नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में केशवानंद भारती मामले के बारे में अध्ययन किए थे, जिसमें हमने जाना था कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को संविधान की एक बहुत अच्छी व्याख्या की और संविधान को इस तरीके से परिभाषित किया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना। अब अगले क्वेश्चन पे आज चर्चा करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में चला? तो पहला ऑप्शन गोवा, बिहार, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो नव निर्माण आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे पहले यह समझ लें कि जो आपातकाल की घोषणा की गई थी 25 जून 1975 को, तो उसकी पृष्ठभूमि में बहुत सारी घटनाएं थीं। जैसे उसके पहले तो सबसे बड़ा फैसला तो केशवानंद भारती मामला का 1973 में आया था 24 अप्रैल को, और 1973 में ही बहुत सारे जैसे नव निर्माण आंदोलन गुजरात में चला और बिहार आंदोलन चला, जिसमें जयप्रकाश नारायण ने अपनी महती भूमिका निभाई। बहुत सारे छात्र आंदोलन चले। उस समय की क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ थीं, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आपातकाल की पृष्ठभूमि समझ में आएगी। तो उसमें से नव निर्माण आंदोलन के बारे में पहले चर्चा करते हैं। नव निर्माण आंदोलन जो है वो 1973 से ही स्टार्ट हो गया था। 20 दिसंबर 1973 से 16 मार्च 1974 तक नव निर्माण आंदोलन की प्रक्रिया चली। नव निर्माण आंदोलन का मोटी मोटा मतलब छात्र आंदोलन था। वहाँ पे गुजरात में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज। वहाँ पर क्या हुआ कि कॉलेज में फ़ीस की बढ़ोतरी कर दी गई। अभी पिछले दिनों जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2019 में फ़ीस की बढ़ोतरी की गई थी, तो बहुत सारे छात्र नेता छात्र संगठन इस बात पे आवाज़ अपना बुलंद किए कि हमारी फ़ीस जो है वो बढ़ाई जा रही है। वैसे ही 1973 में भी एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉलेज की फ़ीस जो है वो बढ़ाई जा रही थी, तो उसके विरोध में बहुत सारे छात्र आंदोलन स्टार्ट हो गए उसी कॉलेज में, और आसपास के बहुत सारे लोग उसमें मिल करके उनका सहयोग भी देने लगे। अगर हम इनके कारणों पर थोड़ा सा दृष्टिपात करें तो एक कारण महंगाई भी समझ में आती है कि नव निर्माण आंदोलन जो गुजरात में चला, उसमें से महंगाई भी एक प्रमुख मुद्दा थी। उस समय क्या था कि जो खाद्यान्न था और जो खाद्य तेल थे, उसकी कीमतें जो मतलब खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, उनकी जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रही थी। कहा जाता है जैसे 15-20-25% तक महंगाई बढ़ गई थी। इस कारण से भी वहाँ का जो आम जनमानस था वो बहुत ज़्यादा चिंतित था, बहुत ज़्यादा आक्रोशित था, बहुत ज़्यादा आतंकित भी था, और उसने आंदोलन का एक रुख लिया। और छात्र आंदोलन में जो आम नागरिक थे गुजरात के, उन्होंने भी उसमें भाग लिया और इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती प्रदान की। तीसरे कारण में अगर हम देखें, नवनिर्माण आंदोलन के जो तीसरा कारण हो सकता है वो उच्च पदों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में भ्रष्टाचार भी देखा जा रहा था, जिसके कारण भी वहाँ के बहुत सारी पार्टियाँ जो हैं, जैसे राजनीतिक पार्टियाँ, जैसे कि कांग्रेस ओ के जो मोरारजी देसाई जिसके अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कांग्रेस का बहुत तेज़ी से विरोध करना शुरू कर दिया गुजरात में, और गुजरात में उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। 1973-74 इन सब के आसपास बिहार, गुजरात और बहुत सारे राज्यों में, यहाँ तक कि केंद्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। तो मोरारजी देसाई कांग्रेस का बहुत ज़्यादा मात्रा में विरोध करने लगे, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, कॉलेज में फीस बढ़ोतरी, ये सब देख करके वो छात्र आंदोलन में वो भी शामिल हुए। और इंदिरा गांधी जब राजनीति में प्रवेश की थी 1966-67 से ही, मोरारजी देसाई उनके राजनीतिक विपक्ष के रूप में वो हमेशा रहे थे, और अच्छी तरीके से विपक्ष की भूमिका भी उन्होंने निभाई थी, और एक अच्छे विपक्ष के रूप में वो खड़े भी थे। इसके अलावा नवनिर्माण आंदोलन में एबीवीपी ने भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाई, ये जिसको कहते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और जो जयप्रकाश नारायण थे, जैसे जयप्रकाश नारायण को आमंत्रण किया गया था कि साहब आप, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जो थे वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, फिर उसके बाद और भी तेज़ी से राजनीति में वो सक्रिय थे, स्वतंत्रता आंदोलन में वो सक्रिय थे, तो उनका नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित था। उनको लोकनायक की संज्ञा भी दी जाती है जयप्रकाश नारायण जी को। तो जो छात्र आंदोलन चल रहे थे, उनको एक ऐसे चेहरे की आवश्यकता थी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो और जिसको सभी लोग भरोसा कर सकें। और जयप्रकाश नारायण को आवश्यकता थी कि हमें एक ऐसे आंदोलन की आवश्यकता है जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो। तो दोनों की जो बातें थी वो एक तरीके से मैच कर गईं। इसलिए छात्र नेता वगैरह जब जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किए कि आप हमारे आंदोलन को और ज़्यादा प्रभावी बनाएं,
तो जयप्रकाश नारायण मान गए और वो जो गुजरात का आंदोलन था, जो बिहार का आंदोलन था, उसमें उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई। जयप्रकाश नारायण का या मोरारजी देसाई वगैरह का मांग था कि जो गुजरात का विधानसभा चुनाव है उसको फिर से नए सिरे से चुनाव कराया जाए। अब वहाँ पर चूंकि चुनाव हुए थे, मुख्यमंत्री बने हुए थे, पूरा वहाँ की जो विधानमंडल है वो चल रही थी, लेकिन जब नए सिरे से विधानसभा का चुनाव कराने की मांग की गई, चूंकि भ्रष्टाचार अधिक मात्रा में था, ठीक से राजनीतिक गतिविधियाँ चल नहीं रही थीं, गरीबी या कहें कि जो महंगाई है वो अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही थी, तो इन सब के असंतोष के वातावरण में जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, ये सारे कहने लगे कि विधानसभा का चुनाव फिर से नए सिरे से कराया जाए। तो इंदिरा गांधी कही कि अगर बिहार गुजरात एक ही दो राज्यों तक है तो ठीक है, हम करा लेते हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण कहे नहीं, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, इसको हम पूरे राष्ट्र तक फैलाएंगे। तो संभवतः इसी की वजह से इंदिरा गांधी पीछे हट गई होंगी और चुनाव कराने से उन्होंने मना कर दिया। और जब वहाँ पे ज़्यादा दबाव पड़ने लगा गुजरात में, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया गया। राष्ट्रपति शासन आप जानते होंगे, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 की तहत जो बाह्य या आंतरिक असुरक्षा के माहौल में आपातकाल लगाया जा सकता है, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कह सकते हैं। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत यदि वित्तीय समस्या आ जाए देश में, तब आपातकाल लगाई जा सकती है। और वित्तीय आपात भारत में अभी तक लगा नहीं हुआ है, और ईश्वर करे लगे भी ना। ये जो आंदोलन चल रहा था, ये इसका फिर चुनाव हुआ। अंत में जाकर राष्ट्रपति शासन जब समाप्त हुआ तो जून 1975 में इसका चुनाव करवाया गया, क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा दबाव में आ चुकी थी। जून 1975 में जब चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस हार गई, क्योंकि कांग्रेस की अच्छे से नीति केंद्र में और राज्य में भी चल नहीं रही थी, तो उसमें कांग्रेस हारी और गुजरात में जो है एक नई सरकार बनी, जो कि गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो आपातकाल की पृष्ठभूमि में, जो कि ये 20 दिसंबर 1973 से 16 मार्च 1974 तक का जो नवनिर्माण आंदोलन, छात्र आंदोलन, या कहें कि जो गुजरात का आंदोलन चला था, वो आपातकाल लगाने की पृष्ठभूमि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, या कहें कि आग में घी का काम ये कर रहा था। और उस समय की ये आवश्यकता भी थी, डिमांड भी थी। तो ये जो क्वेश्चन है कि नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में चला, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चौथा क्वेश्चन है, बिहार आंदोलन को किसने चलाया? तो पहला जयप्रकाश नारायण, लालू प्रसाद यादव, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। तो बिहार आंदोलन के बारे में अभी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बिहार आंदोलन, नवनिर्माण आंदोलन और जो रेलवे का जो हड़ताल था, ये तीन बड़े ऐसे मुद्दे थे जो आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार किए थे, बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी तैयार किए थे। तो उसमें से बिहार आंदोलन भी एक प्रमुख था। बिहार आंदोलन जो है वो मार्च 1974 को आंदोलन शुरू हुआ था बिहार में। वहाँ पर भी ये छात्र आंदोलन टाइप का वहाँ पर भी चला था, क्योंकि वहाँ पे जो छात्र नेता वगैरह थे उनके कमान में ये चीज़ लिया गया, वो उन्होंने शुरुआत की इसकी, और धीरे धीरे बहुत सारी पार्टियाँ इसमें मिलती गई और ये भी आंदोलन बहुत तेज़ी से उभरा, बहुत बड़ी मात्रा में उतरा ये। और जयप्रकाश नारायण ने भी इसकी कहें कि इसके अध्यक्षता किए या इसकी बागडोर संभाले। तो मार्च 1974 को आंदोलन शुरू हुआ और ये 1975 तक चला। 18 मार्च 1974 को बिहार विधानमंडल शुरू होनी थी। 18 मार्च 1974 को क्या था कि वहाँ पे विधानसभा का बाकायदे चुनाव वगैरह सब हो गया था। राज्यपाल का जो संयुक्त अभिभाषण होता है, जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है संसद में, वैसे जब नया नया विधानसभा चुन करके आती है तो राज्यपाल अभिभाषण करते हैं, संयुक्त अभिभाषण करते हैं। संयुक्त बैठक होती है विधानसभा और विधान परिषद की। अब बिहार में तो विधानसभा विधान परिषद दोनों है विधानमंडल में। तो वहाँ पे राज्यपाल की प्रथम अभिभाषण होनी थी पहले सत्र की, लेकिन उसी में ही 18 मार्च 1974 को जो है ये आरंभ हो गया। यानी कि जो आंदोलन था वो 18 मार्च 1974 को आरंभ हुआ कि ये राज्यपाल के जो अभिभाषण है ये होने नहीं देंगे। यहाँ तक कि राज्यपाल का घेराव भी कर लिया गया और ठीक से सत्र को चलने नहीं दिया गया। बहुत सारे जो विपक्षी लोग थे उन्होंने भी उस सत्र का बहिष्कार किया और उनका भी डिमांड ये था कि वहाँ पर जो है विधानमंडल का चुनाव जो है, या कहें कि जो विधानसभा का चुनाव है, उसको नए सिरे से कराया जाए। फिर से इंदिरा गांधी कही कि अगर एक दो राज्य तक है तो ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने कहा नहीं, हम पूरे देश तक इसको फैलाएंगे, राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे। तो उससे संभवतः इंदिरा गांधी
मानी नहीं तो कांग्रेस की सरकार वहाँ पर चलती रही, कांग्रेसी सरकार वहाँ चलती रही, तो विपक्षी लोगों का दबाव और ज़्यादा बढ़ता गया, आंदोलन और ज़्यादा बढ़ता गया, आग और ज़्यादा लगती गई। अगर हम बिहार आंदोलन के कारणों पर थोड़ा सा नज़र डालें तो महंगाई भी एक मुख्य कारण थी। खाद्यान्न, जो खाने वाली वस्तुएं थी, उन सब पे महंगाई जो थी वो 20-25% तक बढ़ गई थी। और खाद्यान्न का अभाव भी था, क्योंकि बिहार में क्या है कि बाढ़ वाली समस्या होती है वैसे भी, और सूखा की भी समस्या हो जाती है भारत में। 1975 से 77 या उससे पहले जाएं तो 1965 से 67 के बीच में भी बहुत तगड़ा अकाल पड़ा था भारत में। और भारत में हर 10-20 साल में बहुत तगड़ा अकाल पड़ जाता है। तो वैसे ही 1965 से 67 के बीच में और 70 के दशक में भी अकाल की स्थिति पैदा हुई थी, जिसमें खाद्यान्न का अभाव हो गया था। तो इस कारण से भी आम जनमानस में बहुत ज़्यादा असंतोष था, जो कि बिहार आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। बेरोजगारी भी एक प्रमुख कारण था, भ्रष्टाचार था, और जो जयप्रकाश नारायण थे या और ज़्यादा विपक्षी जो लोग थे, उनका डिमांड था कि भ्रष्टाचार अधिक मात्रा में बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए लोकपाल बिल लेकर के आया जाए, लोकपाल और लोकायुक्त का चयन किया जाए, चुनाव किया जाए, ताकि वो किसी प्रकार की जो भ्रष्टाचार हो रही है, चाहे प्रधानमंत्री स्तर पर हो या मुख्यमंत्री स्तर पर हो या किसी भी अधिकारी के स्तर पर हो, उसके निरीक्षण के लिए, उसका सर्वेक्षण के लिए एक ऐसी संस्था, एक ऐसी स्वतंत्र निकाय होना चाहिए जो उसके भ्रष्टाचार में लिप्त अगर कोई व्यक्ति है तो उसका अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर सके और यहाँ तक कि उसको सज़ा भी दिया जा सके। तो लोकपाल बिल की मांग भी उस समय चल रही थी, और लोकपाल बिल की मांग के संदर्भ में या कहें कि उसके कारण और तेज़ी से बिहार आंदोलन बढ़ता चला गया। जयप्रकाश नारायण ने इसमें अपना सहयोग दिया, क्योंकि बिहार और गुजरात के आंदोलन में भी स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि आप एक चर्चित चेहरे हैं, आपने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया था, बहुत बड़े गांधीवादी विचारक भी हैं, तो आप हमारा सहयोग कीजिए, अपना चेहरा मुझे प्रयोग करने दीजिए। जयप्रकाश नारायण ने उसमें सहयोग दिया बिहार आंदोलन में भी, लेकिन उन्हें 2 शर्तें रखी थी, जो कि मैंने पहले बताया कि एक तो वो था कि वो चाहते थे कि जो भी आंदोलन हो वो अहिंसक हो, क्योंकि वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, और वो चाहते थे कि ये जो आंदोलन हो रहे हैं वो बिहार तक और खाली गुजरात तक न सीमित रहें, बल्कि इसको पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया जाए। तो ये 2 शर्तें थी। जब स्टूडेंट्स ने कहा कि ठीक है हम इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे, तो उन्होंने उसमें भाग लिया और बड़े बड़े काम किए। संसद मार्च निकाला दिल्ली में, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली, बड़े बड़े आंदोलन किए, सरकार का बर्खास्त किया, बहुत तेज़ी सरकार का विरोध किया, आलोचना किया, और बिहार सरकार की भी बर्खास्त की मांग उन्होंने करने लगी, लेकिन वो हुआ नहीं। और इसके कारण कांग्रेस को हटाने के लिए या गैर कांग्रेसी सरकार लाने के लिए आंदोलन और तेज़ी से बढ़ता गया। जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत अच्छा शब्द दिया था, एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया था, जिसको कहते हैं संपूर्ण क्रांति, जिसको इंग्लिश में आप टोटल रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। उसमें उन्होंने 3 शब्द जोड़े, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में यदि क्रांति आ जाएगी तो उनके अनुसार संपूर्ण क्रांति आ जाएगी और भारत जो है, भारत में एक सच्चा लोकतंत्र आ जाएगा। ये जो था वो 1973-74 में उन्होंने दिया था संपूर्ण क्रांति, और ये भी उत्तर प्रदेश बोर्ड नागरिक शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। तो उसको अभी 2-3 लाइन में समझ लेते हैं कि जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 में दिया गया एक ऐसा सिद्धांत जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करके भारतीय नागरिकों के विकास में और एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना किया जा सके, उसको उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नाम दिया था। इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। जयप्रकाश नारायण ने 1975 में संसद मार्च का भी नेतृत्व किया था, बहुत बड़ी रैली थी वो, और जो संसद मार्च का नेतृत्व किया वो 25 जून 1975 को ही किया था, और उसी दिन जो है आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई थी। और इनके बारे में और चीज़ जाने जयप्रकाश नारायण के बारे में, तो 1942 को इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी, एक नायक की भांति उसमें रहे थे और उनको लोकनायक की संज्ञा दी गई। बहुविकल्पीय प्रश्न में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकनायक किसे कहते हैं, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं। 1955 में उन्होंने सक्रिय जो राजनीति होती है उससे उन्होंने परित्याग कर दिया राजनीति से, और वो गांधीवादी बने ही थे, पहले से गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, और जो भूदान आंदोलन था उससे भी वो लगे हुए थे उसमें। भूदान आंदोलन और जो भूमिदान आंदोलन, ग्राम आंदोलन,
इन सब में भी वो सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। यानी वो एक सक्रिय नेता थे, लेकिन सक्रिय राजनीति से उन्होंने परित्याग दे दिया था 1955 में, और जो सामाजिक कार्य थे उसी में ही वो लगे हुए थे। लेकिन जब देश में इस प्रकार के आंदोलन, इस प्रकार के बहिष्करण की भावना या इस प्रकार के असंतोष, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब जब अधिक मात्रा में होने लगे, तो बिहार आंदोलन और नवनिर्माण आंदोलन जो कि गुजरात में चला था, ये बहुत तेज़ी से उठने लगा, जिसके कारण से एक आपातकाल की पृष्ठभूमि बनी और 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी गई। पांचवा क्वेश्चन भी, और इसमें चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है बिहार आंदोलन किसने चलाया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। पांचवा क्वेश्चन है आपातकाल की घोषणा कब की गई। तो आपातकाल की घोषणा कब की गई, तो पहला ऑप्शन 25 जून 1975, दूसरा 30 जून 1975, या 13 अगस्त 1975, या 1 नवंबर 1975। तो देख लेते हैं आपातकाल की घोषणा कब की गई। आपातकाल की पृष्ठभूमि मेरे ख्याल से समझा पाया हूँगा मैं ठीक से। आपातकाल की घोषणा में देखते हैं उसकी पृष्ठभूमि जो थी, पहले आपातकाल की पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। पृष्ठभूमि में हमने नवनिर्माण आंदोलन, बिहार आंदोलन को समझा। एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि उस समय जो चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव जब हुए थे 1971-72 में, तो रायबरेली से इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ी थी, रायबरेली लोकसभा संसदीय क्षेत्र से। तो उसमें एक व्यक्ति थे राजनारायण, जो कि समाजवादी व्यक्ति थे, सोशलिस्ट व्यक्ति थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने जो चुनाव जीते हैं उसमें उन्होंने थोड़ी सी गलत काम किया है, गैर लोकतांत्रिक या कहें कि गैर वैधानिक काम किया है, गैर संवैधानिक काम किया है, कि उन्होंने बहुत सारे जो नौकरशाही हैं या जो सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे अपने चुनावी रैलियों में या चुनाव के जो क्षेत्र होता है जहाँ पर मंचन किया जाता है, भाषण वगैरह दिया जाता है, उसमें उन्होंने जो नौकरशाही है उनका उपयोग किया है, या कहें कि उनका दुरुपयोग किया है। ये उनकी याचिका थी, और उस याचिका को राजनारायण जी ने उच्च न्यायालय में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर किया था, PIL दायर किया था। और जो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद है उसने 12 जून 1975 को एक निर्णय दिया। निर्णय ये दिया, और जो निर्णय करता थे उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश ने अपना निर्णय दिया था 12 जून 1975 को, उनका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा। उन्होंने निर्णय दिया कि चूंकि इंदिरा गांधी ने ठीक तरीके से चुनाव नहीं लड़ा है, निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनाव नहीं लड़ा है, उन्होंने नौकरशाही का प्रयोग किया है, तो उनका निर्णय यह था कि ये जो हैं माननीय इंदिरा गांधी वो सांसद नहीं रह सकती, और अगर उनको सांसद बने रहना है तो 6 माह का उनको समय दिया जाता है। 6 माह में फिर से वो चुनाव अपना करवाएं, और चुनाव करवाने के बाद अगर वो जीतती हैं तो वो सांसद रह सकती हैं। ऐसा 12 जून को निर्णय आया था। अब 12 दूनी 24 यानी कि 12 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट, ये जो केस है इंदिरा गांधी ने फिर सुप्रीम कोर्ट में लेकर चली गई थी, सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में 12 दिन के बाद यानी 24 जून 1975 को एक निर्णय दिया, आंशिक स्थगनादेश, यानी आंशिक रूप से स्थगन का आदेश दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी सांसद तो रह सकती हैं, लेकिन लोकसभा के कार्य में वो सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकती, यानी कि लोकसभा में जा नहीं सकती या उसमें वोटिंग नहीं कर सकती उनके पास वोटिंग राइट नहीं रहेगा, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। अब इंदिरा गांधी परेशान कि वो सांसद हैं, उनको सांसद तो बनने दिया जा रहा है, लेकिन लोकसभा में वो लोकसभा के कार्य में भाग नहीं ले सकती, तो ऐसे सांसद बनने से फ़ायदा ही क्या है। तो ये जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया था, ये भी आपातकाल की पृष्ठभूमि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आंदोलन में जैसे पहले बताया कि गुजरात आंदोलन, जिसको नवनिर्माण आंदोलन भी कहते हैं, वो 20 दिसंबर 1973 से 16 मार्च 1974 तक चला था। बिहार का आंदोलन मार्च 1974 से 18 मार्च 1974 से, जब राज्यपाल का अभिभाषण होना था तब से 1975 तक चला था। और रेलवे हड़ताल भी उस समय शुरू हो गया था, रेलवे स्ट्राइक जिसको बोलते हैं। मई 1974 में जो जॉर्ज फर्नांडिस थे, उस समय रेलवे में बहुत चर्चित चेहरा था उनका, उन्होंने रेलवे में हड़ताल शुरू कर दिया कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए या उनको विशेष प्रकार के पेंशन दिए जाएं, इस प्रकार के उन्होंने मांग करने लगे और रेलवे में हड़ताल शुरू कर दी। और रेल जो है रेलवे, वो समझ लीजिए कि भारत के आर्थिक विकास के लिए या सांस्कृतिक विकास के लिए एक बहुत बड़ा
महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके कारण से आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके अपने संस्कृति का विस्तार कर पाता है या कहीं रोजगार के लिए जा पाता है। जब रेलवे में स्ट्राइक जो लगी, ये एक भारत की बहुत बड़ी घटना थी, जिसने भी आपातकाल को एक हवा देने का काम किया था। और जब ये 3 बड़े कारण हुए 1973 से 75 के बीच में, और उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का 12 जून और 24 जून 1975 को जब निर्णय आया कि वो सांसद बनी रह सकती हैं, लेकिन लोकसभा में काम नहीं कर सकती, लोकसभा में वोट नहीं कर सकती, तो ये सब देखते हुए और 25 जून के ही दिन जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली में जो रामलीला मैदान है, वहाँ पर उन्होंने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का भी आंदोलन कर दिया। बहुत बड़ी रैली थी, संसद मार्च निकाला उन्होंने। और ये सब देखते हुए केंद्र सरकार जो है, इंदिरा गांधी की सरकार, वो बहुत ज़्यादा हिल गई। उनको लगा कि अब कुर्सी जो है वो हिल रही है, लड़खड़ा रही है और कब गिर जाए पता नहीं। ये सब देखते हुए कहें कि अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए जो संविधान में आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा वाली जो बात है, जिसके कारण से आपातकाल का घोषणा की जा सकती है, उसका दुरुपयोग करते हुए आंतरिक असुरक्षा के नाम पर 25 जून 1975 की सुबह सुबह इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की घोषणा कर दी और सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को जेल के अंदर में ठूंस दिया गया। इसके लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। शाह आयोग के बारे में किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे कि शाह आयोग क्या था, उसने कैसे आपातकाल के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में खोजबीन किया, उसका पूरा दस्तावेजीकरण किया, उसके बारे में चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में। तो 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। लालू प्रसाद यादव, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, बड़े बड़े नेता को जेल के अंदर ज़बरन ठूंस दिया गया। नज़रबंदी जो कहते हैं, निवारक निरोध जिसको बोलते हैं, उन सब के लेकर के जो मीसा कानून, तरह तरह के जो कानून होते हैं जिसमें निवारक निरोध वाले बातें होती हैं कि हम किसी व्यक्ति को इस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं कि वो गलत काम नहीं किया है, लेकिन ऐसी आशंका है कि वो गलत काम कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को इस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है कि वो गलत काम कर सकता है या करने जा रहा है, उससे रोकने के लिए जो निरोध किया जाता है, जो गिरफ्तारी की जाती है, उसको निवारक निरोध कह सकते हैं। ये अनुच्छेद 22-23 का मसला है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को उसमें निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी की गई, जिसके लिए शाह आयोग का गठन भी किया गया था। और उसी दिन 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। ये आपातकाल जो किया गया था वो अनुच्छेद 352 के तहत किया गया था, आर्टिकल 352 के तहत। इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो बाह्य सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा के नाम पर, यानी कि अगर कोई बाह्य आक्रमण हो रहा है या आंतरिक असुरक्षा का माहौल बन गया है, अव्यवस्था बन गया है या अव्यवस्था की आशंका है, तो राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और इसी का उन्होंने उपयोग किया था, या कहें कि इंदिरा गांधी ने दुरुपयोग किया था। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। इससे संबंधित जो और बातें हैं, जैसे कि आपका शाह आयोग का जो गठन किया गया था वो चीज़ है, या संविधान से संबंधित अन्य जो बातें हैं, उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे ये जो अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 25 जून 1975। अब छठें, सातवें, आठवें और आगे का जितना क्वेश्चन है, इसको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी मित्रों के साथ साझा कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।